तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए शानदार एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में मैच मेकिंग कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गया था। टांग वुलिन और रहस्यमयी सी सोल मास्टर लानफोजी लगातार एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन असली शॉक तब मिला जब लान फोजी ने अपनी स्पिरिट डोमेन रियल्म स्पिरिचुअल पावर रिवील कर दी। उसकी टेरिफाइंग पावर देखकर पूरा स्टेडियम हिल गया, यहां तक कि स्पिरिट पगोडा के चेयरमैन चंगू दोंगफिंग भी अलर्ट हो गए। दूसरी तरफ तांग वुलिन ने भी हर टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन लान फोजी को स्पेशल बोनस पॉइंट्स मिलने के बाद वो उससे आगे निकल गया। इसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन टेस्ट शुरू हुआ, जहां टांग वुलिन ने अपनी असली फॉजिंग स्ट्रेंथ छिपाकर सिर्फ 7 पॉइंट्स लिए, जबकि लान फोजी ने भी खुद को मेचा जीनियस बताया। और आखिर में टंग वुलिन की मुलाकात हुई चांगू जांगटिंग से, स्पिरिट पगोडा के फ्यूचर हेयर से, जो इस पूरे इवेंट का सबसे बड़ा और डेंजरस राइवल माना जा रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की कहानी होने वाली है और भी ज्यादा रोमांचक। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। टंगवुलिन ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद सब पहले से सेट है। वो स्पिरिट पगोडा का एयर है, और मैंने सुना है कि वो एक टाइटल डुलुओ भी है। अगर तुम्हें किसी को अपना राइवल बनाना है तो उसके पीछे जाओ। लान फुओजी ने ठंडी नजरों से कियांग जांगटिंग को देखा और हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए बोला, इतने बड़े इवेंट में वो लोग इतनी खुली चीटिंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। टांग वुलिन हल्का सा हंसा, मत भूलो, रूल्स उसी के परिवार ने बनाए हैं। तुम्हें तो बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि एलिमिनेशन मैचेस में तुम्हारा सामना उससे हो जाए, वरना अगर वो टॉप 10 में पहुंच गया तो हम में से किसी के पास मौका नहीं बचेगा। ये सुनते ही लान फुओजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। अगर उन्होंने सच में ऐसा किया तो मैं। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसकी आंखों में भड़कता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। टंग वुलिन ने शांत आवाज में कहा, चलो पहले बाकी एग्जामिनेशंस खत्म कर लेते हैं। अंदर ही अंदर वो काफी संतुष्ट था। लानफोजी बेहद ताकतवर था। ऊपर से उसके पास स्पिरिट डोमेन रेल्म स्पिरिचुअल पावर भी थी। अगर उसका सामना क्युआंग जांगटिंग से हुआ तो लड़ाई बेहद खतरनाक होने वाली थी। और तांग वुलिन को क्युआंग जांगटिंग के लिए मुश्किलें खड़ी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। पहले 6 एग्जामिनेशंस के बाद तांग वुलिन और लान फोजी दोनों के पॉइंट्स लगभग बराबर थे। तांग वुलिन के 57 पॉइंट्स थे, जबकि लान फोजी 58 पॉइंट्स पर था। सातवां एग्जामिनेशन देखते ही तंगवुलिन की आंखों में हल्की चमक आ गई। ये था मेचा कंट्रोल। लेकिन दूसरी तरफ लान फोजी का चेहरा अजीब सा हो गया। सामने रखे जेनेरिक येलो मैचस को देखकर वो जैसे अंदर से हिल गया था। रुको, ये लोग मेचा कंट्रोल भी टेस्ट करेंगे? उसने घबराई आवाज में पूछा। टांगवुलिन ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें मेचा चलाना नहीं आता? लानफोजी ने बेहद शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की। मुझे हमेशा लगा कि इंडिविजुअल पावर के सामने ये सब बेकार है। तुम बैटल आर्मर मास्टर हो ना? मैं भी हूं। जब बैटल आर्मर इतना सुपीरियर है तो मेचा की क्या जरूरत? टांगवुलिन मुस्कुराया। जब कोई चीज एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है तो वो बेहद खतरनाक बन सकती है, चाहे वो मेचा ही क्यों ना हो। लानफोजी ने भौं उठाई। ओह, सुनकर तो लग रहा है जैसे तुम बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। टांग वुलिन ने हल्का सा कंधा उचकाया। कम से कम तुमसे तो बेहतर ही करूंगा। मेचा कंट्रोल एग्जामिनेशन का तरीका काफी इंटरेस्टिंग था। हर पार्टिसिपेंट को इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ के जरिए एक स्पेसिफिक स्किल दी जाती थी, जिसे उन्हें मेचा के जरिए परफॉर्म करना होता था। स्किल जितनी मुश्किल और एग्जीक्यूशन जितना बेहतर होता, उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलते। असल में ये एग्जामिनेशन खास तौर पर उन सोल मास्टर्स के लिए था जो मेका पाइलिंग में माहिर थे, लेकिन बाकी क्षेत्रों में कमजोर थे। चियांग जांगटिंग तांग वुलिन और लान फुओजी से पहले गया। उसने अपनी स्किल ड्रॉ की और तुरंत मेका के अंदर प्रवेश कर गया। पूरा एग्जामिनेशन हवा में होने वाला था। स्टेडियम के ऊपर 10 अलग अलग जोन्स बने हुए थे, जहां एक साथ 10 लोग टेस्ट दे सकते थे। नीचे दर्जनों जजेस खड़े थे जो हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहे थे। शुरुआत में हर पार्टिसिपेंट को 3 स्किल्स परफॉर्म करनी थी, लेकिन कंटेस्टेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे घटाकर सिर्फ एक स्किल कर दिया गया था। हालांकि बदले में स्किल्स की डिफिकल्टी काफी बढ़ा दी गई थी। कुछ ही सेकंड बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉइस गूंजी, डुअल डायरेक्शनल चेंज चार्ज। लानफोजी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। यह क्या होता है? टांगवुलिन ने तुरंत समझाया। इसमें मेचा को फुल स्पीड चार्ज करते हुए लगातार 2 बार डायरेक्शन बदलनी होती है, ताकि ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाए। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है डायरेक्शनल चेंजेस के दौरान कंट्रोल बनाए रखना। जजेस स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों को इवैल्यूएट करेंगे। लानफोजी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम सच में एक्सपर्ट लग रहे हो? टांगवुलिन हंस पड़ा। क्योंकि तुम इस वक्त एक मास्टर मेचा पायलट से बात कर रहे हो।
लानफोजी ने होंठ सिकोड़ लिए और वापस चांगू जांगटिंग की तरफ देखने लगा। तभी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस गूंजी, बिगिन। अगले ही पल चांगू जांगटिंग का येलो मेचा बिजली की तरह आसमान में उछला। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कई लोग सिर्फ पीली चमक ही देख पाए। टंग वुलिन की आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। वो खुद एक टॉप टियर मेचा पायलट था, इसलिए सिर्फ शुरुआती मूवमेंट देखकर ही बहुत कुछ समझ गया। चांगू जांगटिंग ने मेचा एक्टिवेशन और प्रोपल्शन को बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में कंट्रोल किया था। हर मेचा की एक लिमिट होती थी। अगर पायलट उसे ज्यादा पुश करे तो मेचा डैमेज हो सकता था, लेकिन अगर लिमिट से बहुत नीचे रहे तो उसकी पूरी पोटेंशियल कभी बाहर नहीं आती। और अभी क्युआंग जांगटिंग ने अपने मेका को बिल्कुल उसकी टॉलरेंस लिमिट तक पुश किया था। टांग वुलिन सच में थोड़ा सरप्राइज था कि सबका साथ सैथिक। उसने सोचा भी नहीं था कि चांगुस जांगटिंग मेचा पायलटिंग में इतना स्किल्ड होगा। येलो मेका आसमान में कैनन बॉल की तरह आगे बढ़ा। फिर अगले ही पल उसने लगातार दो शार्प डायरेक्शनल चेंजेस किए। पूरा मूवमेंट इतना स्मूथ, फास्ट और प्रिसाइज था कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में दो पीली लाइटनिंग स्ट्रीक्स चमकी हों। कुछ ही पलों में मैन्यूवर पूरा हो गया। नीचे खड़े लोग दंग रह गए। येलो मैचा हल्का कांप रहा था, लेकिन उसने जिस स्पीड, पावर और कोऑर्डिनेशन का प्रदर्शन किया था, वो एक सामान्य येलो मैचा की लिमिट से कहीं ऊपर था। मैचा ऊपर से नीचे उतरा और लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर आकर उसके पैरों के नीचे लगे प्रोपेलर्स एक्टिवेट हुए। तेज हवाएं चारों तरफ फैल गईं। लैन फुओजी ने ठंडी आवाज में कहा, इस सब का फायदा क्या है? तांग वुलीन ने शांत भाव से जवाब दिया, हर चीज का फायदा होता है, बस इस लेवल के मैकास उसकी असली ताकत नहीं दिखा सकते। उसकी आंखों में अचानक पुरानी यादें चमक उठीं। बचपन से ही उसे मेचाज बेहद पसंद थे। बैटल आर्मर मिलने के बाद भी उसने मेचा प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। खासकर तब से जब जेन हुआ ने उसे बताया था कि पावरफुल मेकाज सोल मास्टर्स के लिए कितने यूजफुल हो सकते हैं। उसे याद आया, डिवाइन ग्रेड मेका पायलट मुइये। टांग वुलिन ने अपनी आंखों से देखा था कि मुइये का डिवाइन ग्रेड मेका कितना टेरिफाइंग था। कम से कम उसके कोर कंपोनेंट्स डिवाइन ग्रेड मेटल्स से बने थे, तभी पायलट और मेका के बीच मेंटल कनेक्शन बन पाता था। मुये ने उससे कहा था, डिवाइन ग्रेड मेचा सोल मास्टर की दूसरी जिंदगी होता है। उसने तो लिमिट डोलुओ बनने का मौका भी छोड़ दिया था, सिर्फ डिवाइन ग्रेड मेचा पायलट बनने के लिए। यही दिखाने के लिए काफी था कि डिवाइन ग्रेड मेका कितना आकर्षक और शक्तिशाली होता है। सबसे मुश्किल हिस्सा हेवनली रिफाइंड मेटल्स जुटाना था। लेकिन अब तांग वुलिन खुद एक डिवाइन ब्लैकस्मिथ बन चुका था। उसके लिए वो समस्या नहीं रही। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। एक दिन मैं अपना खुद का डिवाइन ग्रेड मेचा जरूर बनाऊंगा। हालांकि उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन लिमिट डोलुओ लेवल तक पहुंचने में अभी भी काफी समय था। उसकी टैलेंट के बावजूद डेमीगॉड बनने में कम से कम 10 साल और लगते, और अगले 10 साल श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वो समय बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे हर पॉसिबल तरीका इस्तेमाल करना था खुद को मजबूत बनाने के लिए। बैटल आर्मर एंड मेकास दोनों शॉर्टकट्स थे जो सोल मास्टर्स को उनकी लिमिट्स से आगे ले जा सकते थे। अरे, कहां खो गए? लान फुओजी ने उसकी बांह को हल्का धक्का दिया। अब तुम्हारी बारी है। तांग वुलिन तुरंत रियलिटी में लौटा। वो आगे बढ़ा और अपना इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन बैज स्कैन किया। कुछ सेकंड बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉइस सुनाई दी, योर टेस्टेड स्किल विल बी बाय ट्रायंगुलर सर्किट। तंग वुलिन की भौं हल्की ऊपर उठ गई। ये स्किल देखने में आसान लगती थी, लेकिन असल में बेहद मुश्किल थी। उसे ये मैन्यूवर लिंग वुयुए ने सिखाया था, और इसी स्किल ने उसकी मेचा पायलटिंग फाउंडेशन को मजबूत बनाया था। ट्रायंगुलर सर्किट में मेचा को लगातार 3 बार डायरेक्शन बदलते हुए एक परफेक्ट ट्रायंगल बनाना होता था। सबसे बड़ी चुनौती थी प्रिसीजन। मैन्यूवर पूरा होने के बाद पायलट को ठीक उसी जगह वापस आना पड़ता था जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन सवाल यह था, क्या तांग वुलिन सिर्फ पास होगा या फिर ऐसा प्रदर्शन करेगा कि पूरा स्टेडियम हिल जाए? ट्रायंगुलर सर्किट की असली मुश्किल उसकी स्पीड में नहीं, बल्कि उसकी प्रिसिजन में थी। मेका पायलट को हवा में बिल्कुल बराबर भुजाओं वाला ट्रायंगल बनाना पड़ता था, और उसके लिए हर मोड़ ठीक 60 डिग्री पर लेना जरूरी था। सुनने में यह आसान लगता था, लेकिन इतनी तेज रफ्तार में ऐसा करना मेचा और पायलट दोनों पर भयानक दबाव डालता था। अगर जरा सी गलती हो जाए तो मेचा टूट सकता था और पायलट गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। लेकिन अगर मैन्यूवर धीरे किया जाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बचता। इसी वजह से ट्रायंगुलर सर्किट को मेचा पायलट्स की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे कठिन डायरेक्शनल स्किल्स में गिना जाता था। टंग वुलिन तब तक एक नए जेनेरिक येलो मेचा के अंदर जा चुका था। मेका पायलट रूम के भीतर से भी उसे साफ दिखाई दे रहा था कि नीचे खड़ा लानफोजी लगातार उसकी तरफ देख रहा है। टंग वुलिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और ट्रायंगुलर सर्किट के हर टेक्निकल पॉइंट को अपने दिमाग में दोहराने लगा।
तभी अचानक उसके मन में एक बेहद खतरनाक लेकिन रोमांचक विचार आया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वैसे भी मैंने काफी पॉइंट्स जमा कर लिए हैं, तो क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। अगले ही पल इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। बिगिन। तांगवू लिन का येलो मेका धीरे धीरे हवा में उठने लगा। बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह उसने शुरुआत में कोई तेज एक्सेलरेशन नहीं दिखाया। उसका मेचा बिल्कुल स्टेडी गति से ऊपर जा रहा था। आसपास कई दूसरे मेचास अपने अपने स्किल्स परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उसी समय तंगवुलिन ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी पुतलियों के भीतर बिजली की चमक कौंध रही थी। इस दुनिया में लाइट से तेज कुछ नहीं होता। नीचे खड़ा लान फुओजी होंठ सिकोड़कर उसे घूर रहा था। उसे तांग वुलिन की धीमी शुरुआत देखकर काफी निराशा हो रही थी। ये खुद को मास्टर मेका पायलट कहता है, इसे तो क्युआंग जांगटिंग से भी कम एक्सपीरियंस लगता है। लेकिन तभी तांग वुलिन के येलो मेका की सतह पर अचानक बिजली की आर्कस दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेचा मेल फंक्शन कर रहा हो। अनस्टेबल इलेक्ट्रिक करंट्स पूरे मेचा को हल्का कांपने पर मजबूर कर रहे थे। यहां तक कि उसके पैरों और पीठ के प्रोपेलर से भी बिजली की चमक निकल रही थी। आसपास मौजूद वर्कर्स तुरंत सतर्क हो गए। वो कम्युनिकेटर से टांग वुलन से कांटेक्ट करने ही वाले थे कि अचानक धड़ाम, एक भयानक थंडर क्लैप गूंजा और येलो मेचा बिजली की चमक की तरह गायब हो गया। कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक पल में वो आगे निकल चुका था। लगभग उसी समय लगातार 3 थंडरक्लैप्स सुनाई दिए। इतनी तेजी से कि ऐसा लगा जैसे पहली आवाज 2 बार गूंजी हो। सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि मैचा अपनी जगह से हिला हुआ भी नहीं लग रहा था। लेकिन हवा में बिजली से बना एक विशाल ट्रायंगल धीरे धीरे फेड हो रहा था। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या था। लेकिन अगले ही पल बूम, पूरा येलो मेचा हवा में फट गया। उसके टुकड़े आसमान से बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। नीचे मौजूद जजेस और वर्कर्स खुद सोल मास्टर्स थे, इसलिए वो तुरंत इधर उधर हट गए। लान फुजी की आंखें फटी रह गईं। होली शिट! उसके शरीर से तुरंत नीली हेलो निकली और जो भी मैचा पार्ट्स उसके 3 मीटर के दायरे में आए, वो अजीब रोटेशनल फोर्स से दूर हट गए। और तभी सबकी नजरें आसमान पर टिक गईं। तंग वुलिन वहां हवा में खड़ा था। उसके शरीर में हल्का सुन्नपन जरूर था, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित था। अगर कोई सामान्य इंसान उस एक्सप्लोजन में होता तो शायद उसकी मौत तय थी। लेकिन टंग वुलिन की ड्रैगन्स रिपल्स ने उसे पूरी तरह बचा लिया था। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। वो सफल हो गया था। उसका सोचा हुआ लाइटनिंग ट्रायंगल सर्किट सच में पॉसिबल था। हालांकि उसने ये मैनूवर मेचा की ताकत से नहीं, बल्कि अपनी खुद की शक्ति से किया था। अगर वो अपना पर्सनल मेचा इस्तेमाल करता, जिसका टॉलरेंस कहीं ज्यादा था, तो शायद वो एक्सप्लोड भी नहीं होता। लाइटनिंग ट्रायंगुलर सर्किट असल में उसके इन्फर्नल लाइटनिंग वाइन की लाइटनिंग पावर का एप्लीकेशन था। लाइटनिंग सिर्फ विनाशकारी ताकत नहीं, बल्कि अल्टीमेट स्पीड का प्रतीक भी थी। टांग वुलिन इस एक्सपेरिमेंट से बेहद खुश था। उसे एहसास हो चुका था कि अगर वो इसे फ्यूचर में और रिफाइन करे, तो ये उसकी सबसे खतरनाक एबिलिटीज में से एक बन सकती है। अब इन्फर्नल लाइटनिंग वाइन भी उससे बेहद जुड़ चुका था। उसने ना सिर्फ एक लाख ईयर बॉटलनेक पार किया था, बल्कि तांग वुलिन उसे लगातार एलिमेंटल ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग भी खिला रहा था। ऐसी लाइटनिंग जो सामान्य प्रकृति में कहीं नहीं मिलती थी। उसमें इस प्लेन के लॉस की पावर शामिल थी। हेवनली रिफाइनमेंट करते समय टांग वुलिन सिर्फ मेटल्स को रिफाइन नहीं करता था, बल्कि उसी लाइटनिंग से इन्फर्नल लाइटनिंग वाइन को भी बैप्टाइज कर रहा था। क्योंकि वो सन ऑफ नेचर था, इसलिए वो वाइन को सेफली प्रोटेक्ट कर पाता था। वरना इतनी खतरनाक लाइटनिंग किसी भी सोल बीस्ट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पर मजबूर कर देती। लेकिन अब वो लाइटनिंग इन्फर्नल लाइटनिंग वाइन के लिए किसी अल्टीमेट डेलिक्सी जैसी बन चुकी थी। यही वजह थी कि अब वो टांगबुलिन के हर आदेश को बिना हिचक मानता था। और सबसे मजेदार बात, लान फौजी की नजरों में ये सब ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन मार्शल सोल की ही पावर लग रही थी। तांगवुलिन अकड़ते हुए लान फौजी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। तो कैसा लगा? लान फौजी ने उसे घूरा। तुझे लगता है इसके लिए स्कोर मिलेगा? टांगवुलिन हंस पड़ा। स्कोर जाए भाड़ में, लेकिन मैन्यूवर बैटस था ना। लान फुओजी ने आंखें घुमाई और सीधा एग्जामिनेशन एरिया की तरफ पड़ गया। चलते चलते वो जोर से चिल्लाया, अरे, इसने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की है। इसका पेमेंट कौन देगा? अब बाकी लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? टांगवुलिन का चेहरा तुरंत जम गया। ओए, इतना अनोइंग होना जरूरी है क्या? आसपास के वर्कर्स भी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन सबको टांग वुलिन की आइडेंटिटी पहले ही दिखाई जा चुकी थी। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का टाइटल्ड दोलुओ, जिसने फॉर्जिंग एग्जाम छोड़कर हर टेस्ट में परफेक्ट स्कोर लिया था। और उसके साथ खड़ा लान फौजी प्री स्पिरिट डोमेन रियल्म स्पिरिचुअल पावर वाला टाइटल्ड दोलुओ,
साफ था, ये दोनों टूर्नामेंट के सबसे बड़े फेवरेट्स बनने वाले थे। तभी एक जज उत्साहित होकर तांग वुलिन के पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। योर मैजेस्टी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? टांग वुलिन ने सिर हिलाया। पूछो, जज ने तुरंत कहा। अगर आप ज्यादा पावरफुल मेचा इस्तेमाल करते तो क्या वो एक्सप्लोड हुए बिना इस मैनूवर को सरवाइव कर सकता था? मतलब, आपके इस ट्रायंगुलर सर्किट को हैंडल करने के लिए किस लेवल का मेचा चाहिए होगा? टांग वुलिन ने कंधे उचकाए। पूरी तरह श्योर नहीं हूं, लेकिन ब्लैक मेचा शायद इसे पते से ही इसे सहन कर सकता है। जज ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। ये एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर था। आपकी मार्शल सोल ने इस मैनूवर में मदद की थी, सही? थ्योरेटिकली, अगर किसी मेचा में ऐसा डिवाइस लगाया जाए जो सोल पावर को लाइटनिंग पावर में कन्वर्ट कर सके, तो क्या वो भी यही मैनूवर परफॉर्म कर पाएगा? तंग वुलिन ने शांत स्वर में कहा। सिद्धांत रूप से यह संभव है, लेकिन इसके लिए मेचा पायलट को लाइटनिंग एक्सप्लोजन्स की स्पीड और टाइमिंग पर बेहद सटीक कंट्रोल रखना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेचा की फिजिकल टॉलरेंस भी काफी ऊंची होनी चाहिए, वरना वो दबाव सह नहीं पाएगा। जज ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर भी अभी जो ट्रायंगुलर सर्किट तुमने एग्जीक्यूट किया वो सच में अद्भुत था। हाई ग्रेड मेचा मूवमेंट के क्षेत्र में तुमने एक बिल्कुल नई संभावना खोल दी है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा। अगर संभव हो तो क्या तुम हमारी मेका पायलट एसोसिएशन के मेचा में एक बार फिर ये मैनूवर दिखा सकते हो? टांग वुलिन कुछ पल सोच में पड़ गया, फिर बोला, इस जाउस्ट फॉर अ स्पाउस इवेंट के बाद देखना पड़ेगा। जज के चेहरे पर हल्की निराशा उभर आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ठीक है, मैं बाद में आपसे संपर्क करूंगा। वैसे, क्या आपने इस मैनूवर का कोई नाम रखा है? टंग वुलिन हल्का मुस्कुराया। लाइटनिंग ट्रायंगुलर सर्किट आसान है और याद रखने में भी। जज ने कहा, हमारी एसोसिएशन के नियमों के अनुसार किसी मॉन्यूमेंटल मेका मैनूवर का क्रिएटर ही उसका नाम तय करता है। इसलिए आप चाहें तो इसके आगे कोई प्रीफिक्स भी जोड़ सकते हैं। ये सुनते ही टांग वुलिन का दिल हल्का सा हिल गया। उसकी नजर अनजाने में दूर बैठी गुयुएना की तरफ चली गई। अगले ही पल उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, फिर इसका नाम होगा गुयुएना लाइटनिंग ट्रायंगुलर सर्किट। उसके लिए एक गिफ्ट समझ लो। जज कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक लान फुओजी जोर से चिल्लाया, ओए, ये चीटिंग है, ऐसा नहीं हो सकता। कंपटीशन फेयर होना चाहिए। तुम ऐसे गिफ्ट्स देकर पॉइंट्स नहीं कमा सकते। तांग वुलिन ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम भी उसे कोई गिफ्ट दे दो। यह सुनते ही लान फौजी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो खुद भी जानता था कि मेचा पायलटिंग में वो टांग वुलिन का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार वो सिर्फ गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया। पीछे से एक वर्कर घबराते हुए उसके पीछे भागा। योर मैजेस्टी, आपने अभी अपना मेचा एग्जामिनेशन पूरा नहीं किया। लान फौजी बिना पीछे देखे ही चिल्लाया, ऐसा बेकार एग्जाम मेरे लायक ही नहीं है, मुझे 0 दे दो। उसकी बात सुनकर तांग वूलिन अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। लान फूजी खुद को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे मेचा पायलटिंग की बेसिक नॉलेज तक नहीं थी। जज ने दोबारा पूछा, क्या आप सच में यही नाम रखना चाहते हैं? टांग वुलिन ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। ठीक है, हम इसे रिकॉर्ड में डाल देंगे, लेकिन क्योंकि आपका मेचा एक्सप्लोड हो चुका है, इसलिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एसोसिएशन में आकर यह मैन्यूवर फिर से एग्जीक्यूट करना होगा। यह सुनते ही टांग वुलिन तुरंत समझ गया। अब उसे एहसास हुआ कि जज इतना उत्साहित क्यों था। असली मकसद था उसे बाद में एसोसिएशन बुलाकर फिर से मैन्यूवर करवाना। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, समय मिला तो मैं एसोसिएशन आ जाऊंगा। इसके बाद दोनों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज किए। हालांकि ग्यू यूएना लाइटनिंग ट्रायंगुलर सर्किट को एक हाई एंड स्किल माना गया, लेकिन क्योंकि मेका डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए तांग वू लिन को कोई स्कोर नहीं मिला। उल्टा उसे मेका की कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन तांग वू लिन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं दिखाई। आखिर वो अभी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के घमंडी यंग मास्टर यू लोंग्युए की पहचान में था। इस वजह से टोटल स्कोर में लान फौजी अब भी उससे 1 पॉइंट आगे था। पहले 7 एग्जामिनेशंस काफी आसान थे। श्रेक एकेडमी के एनरोलमेंट एग्जाम्स की तुलना में तो ये कुछ भी नहीं थे। श्रेक एकेडमी के एग्जाम सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कैरेक्टर और विल पावर भी टेस्ट करते थे, जबकि यहाँ के एग्जाम्स सिर्फ लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहे थे। टंग वुलिन के दिमाग में पुराने दिन घूमने लगे। रिकंस्ट्रक्टेड श्रेक एकेडमी में पुराने एनरोलमेंट एग्जाम्स को बनाए रखना बेहद जरूरी था। शायद उन्हें और बेहतर भी करना चाहिए। डेमोनिक आइलैंड के ओल्ड डीमंस की ट्रेनिंग मेथड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता था।
वो मेथड्स किसी इंसान की विल पावर और मेंटल स्टेट को असली अर्थों में तराश देती थीं। श्रेक एकेडमी के कई स्टूडेंट्स पहले ही डिमोनिक आइलैंड जा चुके थे और उनमें आए बदलाव साफ दिखाई देते थे। किस बात पर मुस्कुरा रहे हो, ये मत समझना कि सिर्फ वो को यूएनआई लाइटनिंग ट्रायंगुलर सर्किट बना लेने से तुम जीत गए। लान फुओजी की चिढ़ी हुई आवाज ने तांग वुलिन को उसके विचारों से बाहर निकाला। तांग वुलिन ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। तुम्हें मुझे एनिमी नहीं समझना चाहिए, तुम्हारा असली दुश्मन तो आगे बैठा है। लान फौजी की भौहें सिकुड़ गईं। तुम कहना क्या चाहते हो कि ये इवेंट फिक्स्ड है? क्या होगा अगर आखिर में गु युएना हम दोनों में से किसी को भी ना चुने? टांग वुलिन ने शांत स्वर में कहा, भले ही इवेंट फिक्स्ड हो, उसे दिखावा तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम हर क्षेत्र में उससे बेहतर साबित हो जाओ लेकिन फिर भी गु युएन उसे चुन ले, तो लोग इस इवेंट की फेयरनेस पर सवाल उठाने लगेंगे। इसलिए बाकी सब छोड़ो और अपना बेस्ट दो। लान फुओजी ने गहरी सांस ली। मुझे जीतना ही होगा। पहली बार किसी महिला ने मेरे दिल को इस तरह हिलाया है। तांग वू लिन ने कंधे उचकाए। और वो मेरे लिए भी एक लौती महिला है। उधर रोस्ट्रम पर चेयरमैन, अभी जो एक्सप्लोजन हुआ था वो एक टेस्ट मेका के मैक्सिमम टॉलरेंस से आगे जाने की वजह से हुआ। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है, कोई घायल नहीं हुआ। चांगू दोंगफेंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। अच्छा है, सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। स्पिरिट पगोडा की रेप्यूटेशन इस इवेंट से जुड़ी हुई थी, ऊपर से फेडरेशन का भी पूरा सपोर्ट था। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो हालात संभालना मुश्किल हो जाता। वर्कर ने आगे कहा, जिस पार्टिसिपेंट ने मेचा चलाया था उसे स्कोर नहीं मिला क्योंकि मेचा डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन मेचा पायलट एसोसिएशन का मानना है कि उसने एक मॉन्यूमेंटल मैनूवर एग्जीक्यूट किया है। अगर वो इसे हाई एंड मेचा में दोबारा कर पाए तो उसे ऑफिशियली ओरिजिनल मैनूवर माना जाएगा। चांगू दोंगफेंग मुस्कुराते हुए गु युएना की तरफ मुड़ा। लगता है तुम्हारा आकर्षण सच में असाधारण है। नाना, लोग तुम्हारे लिए नए मैचा मैन्यूवर्स तक बना रहे हैं। वर्कर कुछ पल झिझका फिर बोला, चेयरमैन, पार्टिसिपेंट ने उस मैन्यूवर का नाम रखा है गु युएना लाइटनिंग ट्रायंगुलर सर्किट। ये सुनते ही खुद गु युएन भी हल्का सा चौंक गई। वहीं क्युआंग डोंगफेंग जोर से हंस पड़ा। क्या साहसी नौजवान है, लेकिन सच कहूं तो किसी महिला को पाने के लिए ऐसा एटीट्यूड होना भी चाहिए। कौन है वो? ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का यू लॉन्ग्युए। अब तक सभी एग्जामिनेशंस में उसकी परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही है। यू लॉन्ग्युए। ये नाम सुनते ही गु यूएनआई की आंखों में हल्का बदलाव आया। उसके मन में तुरंत एक और नाम उभरा, ड्रैगन मून सॉन्ग। क्या यह सिर्फ संयोग था या कुछ और? जल्द ही 8वां एग्जामिनेशन शुरू होने वाला था। टंग वू लिन और लान फौजी को वर्कर्स आगे लेकर गए। वहां एक विशाल सोल टूल खड़ा था जो पूरे स्टेडियम में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था। वो करीब 80 मीटर ऊंचा था और देखने में किसी छोटे स्पिरिट पगोडा जैसा लगता था। टंग वुलिन ने ऐसा सोल टूल पहले कभी नहीं देखा था। साफ था कि स्पिरिट पगोडा ने इस इवेंट में बहुत मेहनत और रिसोर्सेस लगाए थे। दोनों उसके अंदर पहुंचे। अंदर का माहौल रहस्यमयी था। एक वर्कर ने समझाया, आप दोनों को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट किया जाएगा जो स्पिरिट असेंशन प्लेन जैसी होगी। वहां पावरफुल सोल बीस्ट्स होंगे। टेलीपोर्टेशन लोकेशंस रैंडम होंगी, इसलिए आप दोनों साथ नहीं होंगे। अंदर जाने के बाद आपका लक्ष्य सिर्फ एक होगा। वो थोड़ा रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, जितनी देर तक सरवाइव कर सको करो। जितना लंबा सर्वाइवल उतना ऊंचा स्कोर। जब से टांग वुलिन ने श्रेक एकेडमी में प्रवेश लिया था, उसने स्पिरिट असेंशन प्लेन का इस्तेमाल बहुत कम बार किया था, लेकिन आज भी उसे साफ याद था कि उस जगह पर उसके सोल स्पिरिट्स किस तरह इवॉल्व हुए थे। हालांकि उस प्लेन में प्रवेश करना कोई आसान बात नहीं थी। श्रेक एकेडमी के टीचर्स ने पहले ही बता दिया था कि ब्लैक ग्रेड तक पहुंचने के बाद सोल स्पिरिट्स का आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। ऊपर से टांग वुलिन के सभी सोल स्पिरिट्स पहले से ही बेहद हाई लेवल के थे, इसलिए स्पिरिट एस्केंशन प्लेन अब उसके लिए खास मायने नहीं रखता था। लेकिन इस बार की परीक्षा अलग थी। जैसे ही उसने सुना कि अगला टेस्ट किसी स्पेशल प्लेन के अंदर होने वाला है, उसके दिमाग में तुरंत बीस्ट गॉड डीटीएन की याद ताजा हो गई। उस दिन की लड़ाई, वो दबाव, वो डर, सब कुछ आज भी उसके दिल में जिंदा था। वह खुद पर कितना भी भरोसा करता हो, लेकिन बीस्ट गॉड के सामने उसे पहली बार अपनी बेबसी महसूस हुई थी। अगर उसके पास गोल्डन ट्राइडेंट ना होता तो शायद वह उस दिन जिंदा वापस ही नहीं लौटता। और तभी उसके दिमाग में वो विशाल सिल्वर क्लॉ घूम गई जिसके बारे में उसके दोस्तों ने बताया था। आखिर वो पंजा किसका था? क्या ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट की गहराइयों में बीस्ट गॉड से भी ज्यादा भयानक कोई अस्तित्व छिपा हुआ था? क्या सोल बीस्ट्स सच में पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे? यह सोचकर ही उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठने लगी।
स्पिरिट पागोडा इस परीक्षा को उन सोल मास्टर्स के लिए आयोजित कर रही थी जिनकी सोल पावर रैंक 60 से ऊपर थी। इसका मतलब साफ था, अंदर मौजूद सोल बीस्ट्स बिल्कुल साधारण नहीं होने वाले थे। तांग वू लिन ने शांत स्वर में पूछा, क्या मैं इस प्लेन का नाम जान सकता हूं? एक वर्कर तुरंत बोला, इसे मिरियड बीस्ट प्लेन कहा जाता है। इसे हाल ही में मिस गु युएना ने विकसित किया है। अंदर जाने के बाद आपको कई अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मिलेंगे। सच कहें तो यह 8वीं परीक्षा कम और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए रिवॉर्ड ज्यादा है। अंदर पहुंचते ही आपको समझ आ जाएगा। लानफोजी तुरंत उत्साहित होकर बोला, मिस गु युएना वाकई परफेक्ट वुमन है। उनके पास पावर है, इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है और वह अभी अपनी तारीफें पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने देखा टंग वू लिन बिना रुके आगे बढ़ चुका था। अरे इतनी जल्दी किस बात की, मेरा इंतजार तो करो। टंग वू लिन पहले ही उस विशाल लाइट डोर के सामने पहुंच चुका था। वर्कर्स ने बताया था कि इसी दरवाजे से मिरियड बीस्ट प्लेन में प्रवेश होगा। यह स्पिरिट असेंशन प्लेन से बिल्कुल अलग था। वहां केवल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भेजी जाती थी, लेकिन यहां यहां असली शरीर के साथ प्रवेश करना था। एक पल भी हिचकिचाए बिना तांग वुलिन उस लाइट डोर के भीतर चला गया। लान फौजी की नजरों में उसका शरीर बस एक चमक के साथ गायब हो गया। हूं, मैं भी पीछे नहीं रहने वाला। लान फौजी भी तुरंत उसके पीछे अंदर कूद गया। अगले ही पल तांग वुलिन ने अपने आसपास वायलेंट स्पेशल फ्लक्चुएशंस महसूस किए। उसके चारों ओर की स्पेस अजीब तरह से मुड़ने लगी थी। स्पेस पावर हमेशा से रहस्यमयी और खतरनाक रही थी। अगर स्पेस टूट जाए तो उसकी डिस्ट्रक्शन पावर किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती। लेकिन टांग वुलिन अब पहले वाला नहीं था। स्पिरिट डोमेन रियल्म की स्पिरिचुअल पावर की वजह से वह पूरे टेलीपोर्टेशन प्रोसेस को बेहद शांति से महसूस कर पा रहा था। उसके मन में अचानक एक सवाल उठा, अगर मेरा असली शरीर यहां आया है तो अंदर सोल बीस्ट्स से लड़ते वक्त मैं सच में मर भी सकता हूं। स्पिरिट पागोडा इस खतरे को कैसे संभालेगी? उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। ये टेलीपोर्टेशन उसे स्टार लुओ एम्पायर के ड्रैगन वैली की याद दिला रहा था। क्या वो छोटी दुनिया अब भी मौजूद थी? क्या सब कुछ पहले जैसा था? तभी अचानक उसके शरीर में वेटलेसनेस का एहसास हुआ। उसका सोल कोर तुरंत एक्टिवेट हो गया और सोल पावर पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसका शरीर हवा में स्टेबलाइज हो गया। उसने तुरंत अपने अंदर की स्थिति जांची। हैरानी की बात थी कि उसका शरीर बिल्कुल सामान्य था। उसकी स्पिरिचुअल पावर, सोल पावर, सब कुछ पूरी तरह स्टेबल था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी दूसरी दुनिया में आया है। इस समय उसकी सोल पावर रैंक 91 पर थी। वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन स्पीड धीमी कर दी थी। अचानक टाइटल डुलुओ लेवल पर पहुंचने के बाद फाउंडेशन अनस्टेबल हो सकती थी, और वह ऐसी गलती नहीं करना चाहता था। उसका लक्ष्य सिर्फ टाइटल्ड डोलुओ बनना नहीं था। उसकी नजरें तो गॉड्स के रियलम पर थीं, इसलिए हर कदम मजबूत होना जरूरी था। जब वह पहली बार टाइल्ड डोलुओ बना था, तभी उसे महसूस हुआ था कि उसके माइंड के भीतर दूसरा सोल कोर बनने लगा है। शुरुआत में वह धुंधला और अस्पष्ट था, लेकिन अब वह धीरे धीरे आकार लेने लगा था। सबसे खास बात यह थी कि वह उसकी स्पिरिट डोमेन रियल्म स्पिरिचुअल पावर के साथ फ्यूज हो रहा था। यह सोल कोर उसके डांटियन वाले सोल कोर से बिल्कुल अलग था। वह केवल सोल पावर ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल पावर को भी नियंत्रित कर सकता था। जैसे दोनों शक्तियों के बीच एक परफेक्ट ब्रिज बन गया हो। जब कोई सोल मास्टर कल्चरेशन के बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंचता है, तब उसकी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर कई अनइमेजिनेबल एबिलिटीज पैदा करती हैं। अब उसकी सोल पावर लगातार उसके माइंड को नरिश और प्रोटेक्ट कर रही थी, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर भी और ज्यादा स्टेबल होती जा रही थी। तंग वुलिन महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे दूसरा सोल कोर मैच्योर हो रहा है, उसका स्पिरिचुअल डोमेन भी और स्थिर बनता जा रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने की दुनिया को देखा। उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जो लाइफ फोर्स एनर्जी से भरी हुई थी। हर तरफ हरियाली, हर तरफ वाइटैलिटी, और सबसे बड़ी बात, उसे यह जगह बेहद फेमिलियर लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। ग्रेट स्टार डॉव फॉरेस्ट। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय पहले वही जंगल उसकी और उसके दोस्तों की मौत की वजह बनने वाला था, और आज उसी मैच मेकिंग इवेंट के दौरान वह दोबारा उसी जैसी जगह पर खड़ा था। चाहे ये असली ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट ना हो, लेकिन इसे उसी को रेफरेंस बनाकर तैयार किया गया था। इसमें कोई शक नहीं था। सन ऑफ नेचर होने की वजह से तांग वू लिन नेचर की हर लाइफ फोर्स को गहराई से महसूस कर सकता था। लेकिन जब उसने और ध्यान से आसपास को महसूस किया, तो उसे फर्क समझ आया। यह जगह असली ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट जितनी सॉलिड नहीं थी। शायद स्पिरिट पागोडा ने किसी इंडिपेंडेंट स्मॉल स्पेस को क्रिएट किया था। फिर भी इतनी विशाल दुनिया बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। इसमें रिसोर्सेज की कितनी बड़ी मात्रा लगी होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। स्पिरिट पगोडा की वेल्थ और इन्फ्लुएंस सच में टेरिफाइंग थी। ड्रैगन वैली भी एक स्मॉल वर्ल्ड था, लेकिन वो नेचुरली फॉर्म्ड हुआ था।
टांग सेक्ट ने केवल उसकी की खोजी थी। वहां ड्रैगन स्पिरिट्स और ड्रैगन क्लाउड्स सोल मास्टर्स के शरीर को फंडामेंटली एनहांस करते थे। टांग वुलन को साफ पता था कि 3 साल तक ड्रैगन स्केलेटन्स को बेरी करने का अनुभव ही उसकी बाद की कल्टीवेशन ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह बना। अगर उस दौरान उसका शरीर नरिश ना हुआ होता तो शायद वह गोल्डन ड्रैगन किंग के सील्स तोड़ते वक्त ही मर चुका होता। उसने गहरी सांस ली। ताजी हवा उसके फेफड़ों में भर गई। चाहे यह दुनिया नकली हो या असली, उसे यहां एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन तभी आसमान से अचानक एक तेज और तीखी बर्ड क्राई गूंजी। तांग वू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत ऊपर देखा। एक एज्योर लाइट लाइटनिंग की तरह उसकी ओर झपटी आ रही थी। वो हमला इतना अचानक था कि किसी और के लिए रिएक्ट करना लगभग नामुमकिन होता। लेकिन तांग वुलिन ने तुरंत दोनों हाथ क्रॉस करके सामने शील्ड बनाई और उसी समय ड्रैगन्स रिपल्स रिलीज कर दिया। बूम! भयानक टक्कर हुई। टांग वुलिन का शरीर पीछे की ओर उछल गया, लेकिन सामने से हमला करने वाला जीव भी ड्रैगन्स रिपल्स की ताकत से पीछे फेंका गया। अब जाकर टांग वुलिन ने उसे साफ देखा। वो एक विशाल एज्योर बर्ड थी। उसका पूरा शरीर जेड की तरह चमक रहा था। लगभग 5 मीटर लंबे विंगस्पैन के साथ वह बेहद शानदार दिख रही थी। उसकी हरी आंखों में खतरनाक चमक थी और उसके शार्प टैलेंस किसी ब्लेड से कम नहीं लग रहे थे। यहां तक कि उसके पंखों के किनारे भी तलवार जैसे तेज थे। टांग वुलिन की आंखों में हैरानी फैल गई। ये एज्योर जेड बर्ड है? ये सोल बीस्ट तो कई साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। एज्योर जेड बर्ड्स बेहद अग्रेसिव मानी जाती थीं। वे सामने आने वाले हर जीव पर हमला कर देती थीं। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? इतने हिंसक होने के बावजूद वे हर्बीवोरस थीं। उनका मुख्य भोजन फ्रूट्स और सीड्स होते थे। लेकिन सवाल ये था, अगर ये सोल बीस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, तो फिर ये यहाँ कैसे मौजूद थी? क्या मिरियड बीस्ट प्लेन सच में केवल एक सिमुलेशन था, या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? एजर जेड बर्ड्स बिल्कुल इन्फर्नल लाइटनिंग वाइन्स की तरह एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रजाति थी। दोनों में एक समान बात थी, ये अपनी ही ताकत से खुद का विनाश कर देते थे। एजर जेड बर्ड्स कभी भी 1 लाख साल की सीमा पार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उससे पहले ही उनका शरीर विशाल जेड के टुकड़ों में बदल जाता था। और वो जेड कोई साधारण चीज नहीं थी। एंशिएंट इरा में कई बड़े नोबलमैन ऐसे जेड को खजाने की तरह जमा करते थे। इन सोल बीस्ट्स के खत्म होने के पीछे इंसानों का हाथ नहीं था। असली वजह थी उनकी खुद की हिंसक प्रकृति। वे इतने आक्रामक थे कि कई बार अपनी ही जाति के सोल बीस्ट्स पर हमला कर देते थे। श्रेक एकेडमी की किताबों में इन्हें ऐसी प्रजाति बताया गया था जिसने खुद अपनी बर्बादी का रास्ता बनाया। इसी वजह से टांग वुलिन को यह सोल बीस्ट अच्छी तरह याद था। लेकिन चाहे उनका स्वभाव कितना भी पागलपन भरा क्यों न हो, उनकी ताकत बेहद डरावनी थी। एज्योर जेड बर्ड्स का शरीर असाधारण रूप से मजबूत होता था। उनकी स्किन और बोन्स लगभग सभी बर्ड्स में सबसे ज्यादा कठोर मानी जाती थी। इतना ही नहीं, वे थोड़ी बहुत स्पेशल पावर भी कंट्रोल कर सकते थे, जिससे उनके अटैक्स बेहद अनप्रिडिक्टेबल बन जाते थे। उनका शरीर ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन दुर्भाग्य से इस एज्योर जेड बर्ड के सामने टांग वुलिन खड़ा था, और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक थी। पहला सरप्राइज अटैक फेल होने के बाद भी वो एज्योर जेड बर्ड रुका नहीं। उसकी आंखों में पागलपन भरा गुस्सा चमक उठा। उसने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और तेज चीख के साथ हवा को चीरता हुआ बिजली की गति से टंग वुलिन की ओर झपटा। लेकिन इस बार टंग वुलिन तैयार था। उसने हवा में स्थिर खड़े खड़े अपना दाहिना हाथ कसकर मुट्ठी में बदला और सीधा सामने मुक्का मारा। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे आसमान में थंडर फट पड़ा हो। टंग वुलिन अपनी जगह से हिला तक नहीं, लेकिन एज्योर जेड बर्ड उसकी मुट्ठी के सामने अचानक जम गया। उसके पूरे शरीर पर नीले बैंगनी लाइटनिंग आर्क्स दौड़ने लगे। अगले ही पल उसका विशाल शरीर आसमान से नीचे गिर पड़ा और जमीन पर जोरदार धमाके के साथ टकराया। एज्योर जेड बर्ड सच में बहुत शक्तिशाली होते थे, लेकिन ये वाला केवल लगभग 10,000 साल पुराना था। टांग वुलिन के सामने उसकी ताकत काफी नहीं थी। फिर भी टांग वुलिन ने उसे मारा नहीं। इतनी दुर्लभ और एक्सटिंक्ट सोल बीस्ट को अपनी आंखों से देखना ही अपने आप में अनोखा अनुभव था। वह इतनी शानदार क्रीचर को खत्म नहीं करना चाहता था। इसके बाद टांग वुलिन तेजी से नीचे फॉरेस्ट में उतर गया। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन श्रेक एकेडमी के टीचर्स की एक बात उसे हमेशा याद रहती थी। किसी सोल बीस्ट फॉरेस्ट के ऊपर उड़ना सबसे खतरनाक चीजों में से एक है, क्योंकि इससे ना सिर्फ फ्लाइंग सोल बीस्ट्स हमला करते हैं, बल्कि जंगल के अंदर छिपे कई सोल बीस्ट्स भी जाग जाते हैं। इसके मुकाबले जंगल के अंदर जमीन पर चलना ज्यादा सुरक्षित माना जाता था। लगभग सभी सोल बीस्ट्स टेरिटोरियल होते थे। मतलब ज्यादातर समय तुम्हें एक साथ पूरी भीड़ से नहीं, बल्कि एक समय पर केवल एक सोल बीस्ट से लड़ना पड़ता था।
नीचे गिरा हुआ एज्योर जेट बर्ड अब भी तड़प रहा था। उसके शरीर में बिजली की वजह से झटके उठ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी भरा हुआ था। वह लगातार तंग वुलिन को घूर रहा था। तंग वुलिन ने सिर हिलाकर लंबी सांस ली। शांत हो जा, बेवकूफ चिड़िया। अगर ऐसे ही लड़ती रही तो एक दिन सच में मर जाएगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। इस परीक्षा का असली उद्देश्य था जितना ज्यादा समय हो सके ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट में सरवाइव करना। और तांग वूलिन इस मौके का इस्तेमाल इस लेजेंडरी फॉरेस्ट को महसूस करने के लिए करना चाहता था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। सच कहें तो उसे ऐसा शांत वातावरण बेहद पसंद था। पिछले कुछ समय से वह अपने अंकल टीचर की स्पेशल ट्रेनिंग झेल रहा था और उस ट्रेनिंग को याद करके ही उसके शरीर में दर्द दौड़ गया। वो ट्रेनिंग सच में टॉर्चर से कम नहीं थी। यहां तक कि टांग वुलिन जैसी मजबूत विल पावर वाला इंसान भी उसे याद करके कांप उठता था। और दूसरी तरफ जेन हुआ हर रात शायद हंसते हंसते सोता होगा। टांग वुलिन ने पीछे मुड़कर एजोर जेड बर्ड को दोबारा नहीं देखा। वह आगे बढ़ता गया। सोल बीस्ट्स की दुखद हालत जानने के बाद अब वह बिना वजह किसी सोल बीस्ट को मारना नहीं चाहता था। चाहे ये सब सिमुलेशन ही क्यों ना हो, उसका दिल उन्हें नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता था। दुनिया पहले ही एक नाजुक संतुलन पर टिकी हुई थी। अगर सारे सोल बीस्ट्स सच में खत्म हो गए तो भविष्य में क्या होगा? एंशिएंट गोल्डन ट्री की बिगड़ती हालत उसी इम्बैलेंस का नतीजा थी। डुलो स्टार की लाइफ फोर्स एनर्जी लगातार कम हो रही थी, इसलिए ट्री ऑफ लाइफ की ग्रोथ भी बेहद धीमी हो चुकी थी। इंसानों ने अपनी चमचमाती स्टील सिटीज बनाने के लिए सोल बीस्ट्स के घर तबाह कर दिए थे। जंगल खत्म हुए, माउंटेन्स काटे गए और पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे टूटता चला गया। टूलो स्टार भले ही एक बड़ा वर्ल्ड था, लेकिन अगर उसे लगातार नुकसान पहुंचता रहा तो शायद एक दिन वो भी उन छोटे वर्ल्ड्स की तरह टूटकर बिखर जाएगा जिनकी कहानियां एंशिएंट रिकॉर्ड्स में दर्ज थीं। जैसे जैसे तांग वुलिन की कल्चरेशन बढ़ रही थी, ये सच्चाई उसके सामने और साफ होती जा रही थी। फेडरेशन के हायर अप्स भी इस समस्या को समझते थे, लेकिन वे एनवायरनमेंट को सुधारने के बजाय दूसरा रास्ता चुन चुके थे। इंसान मॉडर्न लाइफस्टाइल का आदी हो चुका था। टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही थी। ऐसे में प्रकृति बचाने से ज्यादा आसान विकल्प था नया हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढना। इसी सोच से स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ और इंटरकॉन्टिनेंटल वॉर्स भी। फेडरेशन की योजना थी कि अगले 100 सालों में कोई दूसरा रहने लायक प्लैनेट खोज लिया जाए और अगले 1000 सालों में पूरी मानव जाति को वहां माइग्रेट कर दिया जाए। इससे पहले कि डूलो स्टार के सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएं। लेकिन अगर ये योजना फेल हो गई तो क्या सोल बीस्ट्स हमेशा के लिए इतिहास की धूल में दफन हो जाएंगे? स्पिरिट पागोडा की स्थापना कभी सोल बीस्ट्स को बचाने के लिए हुई थी, लेकिन विडंबना देखो, वही संगठन अब सोल बीस्ट्स के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण बन चुका था। यह सोचते ही टांग वुलिन का चेहरा गंभीर हो गया। अब वह सिर्फ श्रेक एकेडमी का स्टूडेंट नहीं था, वह टांग सेक्ट मास्टर था, सी गॉड्स पेविलियन मास्टर था। उसके कंधों पर जिम्मेदारियां थीं और अब उसे अपनी शक्ति से इस दुनिया को बदलने की कोशिश करनी थी। सबसे जरूरी चीज थी लोगों की सोच बदलना। दूसरे प्लैनेट्स खोजना जरूरी था, लेकिन उसका सफल होना तय नहीं था। इसलिए सबसे पहले डोलुओ स्टार के एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी था। इसी सोच के साथ तांग वुलिन की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। पहले उसने कल्टीवेशन केवल अपने माता पिता को ढूंढने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब उसका लक्ष्य उससे कहीं बड़ा हो चुका था। उसे पूरे प्लैनेट को बचाना था। अचानक आगे जंगल के भीतर से अजीब और डरावनी बीस्ट क्राइज गूंज उठी। पूरा आसपास का क्षेत्र अचानक अंधेरा होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने सारी रोशनी निगल ली हो। पेड़ों के बीच केवल लाल चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। दर्जनों, शायद सैकड़ों। उन आंखों में जलती आग जैसी चमक थी। टैंग वुलिन उनके शरीर नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि ये एक्सटिंक्ट पैक टाइप सोल बीस्ट्स हैं, नाइट फ्लेम मंकीज। उनके लिए उसके दिल में हल्की दया उभरी। अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक ड्रैगन रोअर छोड़ा। गर्जना इतनी भयंकर थी कि पूरा ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट कांप उठा। ऐसा लगा जैसे जंगल के अंदर हजारों थंडर क्लैप्स एक साथ फट पड़े हों। उसी के साथ उसकी टेरिफाइंग ड्रैगन स्माइट भी चारों तरफ फैल गई। क्षण भर में आसपास का अंधेरा हटने लगा और वो जलती हुई लाल आंखें एक एक करके गायब होने लगीं। नाइट फ्लेम मंकीज ग्रुप हंटिंग में बेहद खतरनाक होते थे, लेकिन अकेले वे बहुत कमजोर और डरपोक थे। तांग वू लिन की ड्रैगन स्माइट उनके लिए किसी सुप्रीम प्रेडेटर की चेतावनी जैसी थी, और इसलिए वे बिना एक पल गनवाए भाग गए। लेकिन जंगल का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। नाइट फ्लेम मंकीज तो सिर्फ शुरुआत थे, क्योंकि ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट के अंदर अभी और भी कई टेरिफाइंग सोल बीस्ट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या तंग वुलिन इस डेडली फॉरेस्ट के सभी खतरों को पार कर पाएगा? और क्या वो सच में डोलो स्टार का भविष्य बदल पाएगा?
जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।